सेव कर ले। इसको क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोजेक्टाइल मोशन मान सकते हैं, और जिसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान सकते हैं, एक नया प्रोजेक्टाइल मान ले, और यहाँ से यहाँ तक ये गया और यहाँ से यहाँ तक लैंड कर गया। इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 2v sin फाई। फाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये वेलोसिटी प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्टाइल के लिए, ए वाले प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो आपकी v1 होगी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि sin फाई अपॉन g। आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2u sin थीटा अपॉन g होता है ना। यस सर। तो बस इससे आ जाएगा sin cos फाई यहाँ से आ चुका है, तो sin फाई निकाल लेंगे। b की वैल्यू क्या रखेंगे 125, तो टाइम निकाल लीजिए फटाफट। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट। कुनाल ये यहाँ ये फाई आ गया cos फाई, यहाँ से sin फाई कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। हाँ बोलो कुनाल। सर ये 10 रूट cos 45 ये कहाँ से आ गया सर? ये कहाँ से आया, ये उसने दिया था क्वेश्चन। आप क्वेश्चन मुझे लगता है समझ नहीं मैं पाए, मैं शुरुआत से आपको क्वेश्चन करा देता हूँ बता के, शुरुआत से समझा देता हूँ। आप आंसर निकाल लेंगे। बंसेस कितना आ रहा है टाइम, 1 सेकंड आ रहा है सर। 1 सेकेंड, ऑप्शन 1 सेकेंड है। हाँ 1 सेकेंड आ गया, सही बात है। फिलहाल क्वेश्चन ये था, समझो ना इसको। चलो क्लास के बाद आप रुक जाना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है कुणाल। यस सर। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस, आपको फ्रिक्शन बता दिया, टेंशन बता दिया था, और टेंशन के केसेस बता दिया था। हाँ अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग हैवी है, हैवी स्ट्रिंग में टेंशन कैसे दिखाते हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हैवी स्ट्रिंग है, बड़ी स्ट्रिंग है, तो हैवी स्ट्रिंग अगर पुल्ड है, जैसे कोई हैवी स्ट्रिंग मान लेते हैं, कोई हैवी स्ट्रिंग है और ये रेस्ट में रखी हुई है, मतलब रेस्ट में है, एक्सेलरेटेड नहीं है, ये रेस्ट में है, तो टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। टेंशन हर एक पॉइंट पे 0 होगा अगर ये रेस्ट में, विराम अवस्था में। हैवी रोप है, ये भारी डोरी है, हैवी स्ट्रिंग, हैवी स्ट्रिंग अगर है, अगर ये रुकी है, तो टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन अगर इस हैवी स्ट्रिंग को अगर हम लोग पुल्ड कर रहे हैं, वी आर पुल्डिंग बाय सम फोर्स, अगर ये हैवी स्ट्रिंग ले ली हमने और इसका मास m है, मान ले लेंथ l है, और यहाँ पे हम इसको F फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं, पुल मतलब खींच रहे हैं इसको, तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा। F फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें 0 नहीं होगा, अगर इसमें रेस्ट में तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। या तो एक्सेलरेशन अगर 0 हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, 0 ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। लेकिन अगर कोई भी हैवी स्ट्रिंग, अगर उसको एक्सेलरेशन दे दिया गया है, फोर्स लगा दिया गया, तो टेंशन यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर ये लाइट स्ट्रिंग होती और एक्सीडेंट होती, तब भी टेंशन सेम होता है। लाइट में क्या होता है, लाइट स्ट्रिंग में अगर हल्की स्ट्रिंग है और अगर वो रेस्ट में, अगर वो खींची हुई है, अगर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तभी हर एक पॉइंट पे टेंशन 0 तो नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, 0 तो नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। अगर लाइट स्ट्रिंग अगर एक्सेलरेटेड है, लाइट मतलब हल्की डोरी अगर त्वरित है, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन आपका नॉन 0 होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, एक समान होगा। okay, अब इसमें आपसे कोई पूछे कि टेंशन इधर जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, ये हम लोग अभी जस्ट बगैर सॉल्व किए करीबी बता सकते हो आप। अगर हमें एफबीडी बना के सॉल्व नहीं करना है तब भी आप निकाल सकते हो। जैसे अगर एक पॉइंट इधर ले लेते हैं 1, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं 2, आपको टेंशन और T1 है या T2, अगर आपसे कहे कौन सा टेंशन ज्यादा है, तो आप इसका जहां पे टेंशन निकालने से T1 निकाले, तो आप इसको यहाँ से आप स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हो। स्ट्रिंग को अगर आप ब्रेक करोगे तो इसके पीछे अगर आप देखोगे मास, ये बहुत सारा मास आएगा, ये इसके पीछे वाला मास देखिए ज्यादा हो जाएगा अगर इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। जस्ट मैं आइडिया बता रहा हूँ कि
टेंशन ज्यादा होगा कम होगा, ये आइडिया कैसे लगता है? एग्जैक्ट निकालने के लिए तो तरीका लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके निकालना पड़ता है। जैसे एफ हो गया, यहाँ पे टेंशन T1 हो गया, एक ही पॉइंट पर टेंशन दोनों साइड से सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे टेंशन अगर T है, T1 है ये वाला, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ये T1 हो जाएगा, ऐसे होगा ना। इसके लिए T1 इधर और इसके लिए T1 इधर। अब आप देखो इसके इस ब्लॉक में जो T1 हमने दिखाया, इसके पीछे ये वाला मास इस वाले मास से ज्यादा है, तो T1 ऑब्वियसली ज्यादा होगी T2 से। लेकिन हम इस पॉइंट पे अगर देखें यहाँ पर, तो इसके लिए अगर एफबीडी बनाए T2 के लिए, तो T2 में अगर देखो इधर ये इस पॉइंट के लिए अगर एफबीडी, तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये ज्यादा होगा। इसके पीछे मास अगर देखा जाए, ये T2 है और ये T2 होगा। अब मुझे बताओ T2 के ये वाला पीछे वाला मास कम है एज कम्पेयर टू T1, इसमें मास ज्यादा है, ये ज्यादा लेंथ है। तो आप खुद सोचो, अगर आप कोई स्टिंग किसी उसमें अगर हैंग करते हो आप, तो आपकी पूरी बॉडी का लोड आपके हाथों में आता है। जितना ज्यादा लोड होगा आपके बॉडी का, उतना ज्यादा आपको टेंशन, आपको स्टिंग यहाँ पे हाथों में स्ट्रेस आएगा, है ना। ये वाला फोर्स टेंशन ज्यादा होगा T2 क्या होता है, वो आपको निकालने के लिए हम लॉज ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो फिलहाल तो अब ये ध्यान रखिए, तो हटा दो इसको कुरान। यस सर। और नेक्स्ट फोर्स जो है हमारे, इस पे स्प्रिंग फोर्स नोट कर लीजिए। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो इलास्टिक फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको, इलास्टिक और रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम बोलते हैं, इलास्टिक को बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थ बल होता है ये। प्रत्यास्थ बल कैसे, जैसे कोई स्प्रिंग है, हिंदी में इसको लिख देना स्प्रिंग का बल, प्रत्यास्थ फोर्स होता है ये, प्रत्यास्थ। ये जैसे कोई स्प्रिंग ले ली हमने और ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ इसकी L0 है सपोज करिए, या L मान लेते हैं। तो अभी नेचुरल लेंथ, इसकी वास्तविक लंबाई है, इसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं। नेचुरल लेंथ दैट मींस वास्तविक लंबाई पर है। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स अभी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी 0 होगी। स्प्रिंग फोर्स विल बी 0 इस मूवमेंट पर, जब ये वास्तविक लंबाई होगी। लेकिन अगर स्प्रिंग को उसकी वास्तविक लंबाई से ज्यादा कर दिया जाए, उसकी लेंथ चेंज कर दिया जाए, लेंथ कैसे ज्यादा होगी, उसको फोर्स लगा के तो हमने पुल करा, तो अगर हमने पुल करा तो आप देखोगे इसकी वास्तविक लंबाई जो है से थोड़ा सा ज्यादा हमने लेंथ चेंज कर दी, यानी एक्स हमने पुल कर दिया। जैसे हमने एक्स इधर को पुल किया, तो स्प्रिंग फोर्स आपका इधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, अपोजिट। स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू एक्स लगेगा। ये इसको बोलते हैं एलोंगेशन, इलोंगेशन नाम देते हैं जिसको, एक्सटेंशन नाम कर सकते हैं, एक्सटेंशन, इलोंगेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको इलोंगेशन में खिंचाव। एक्स खींच दी अगर हमने स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स खिंचाव के विपरीत लगे, खिंचाव अगर इधर है तो विपरीत लगेगा। जरा फैन ऑन कर देना मुझे। और अगर इसी में अगर हमने स्प्रिंग को, इसकी वास्तविक जो लंबाई है उससे थोड़ा सा कम कर दिया, यानी हम इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। अगर आप पुश करोगे तो इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो थोड़ा सा एक्स कम होगी, तो इसको दबाव बोलते हैं। एक्स दबा दिया हमने स्प्रिंग को, पुश कर दिया। अगर एक्स दबा दिया तो स्प्रिंग फोर्स अब विपरीत लगेगा। हमेशा याद रखना, स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो खिंचाव के भी विपरीत लगेगा और दबाव के भी विपरीत। अगर दबाएंगे इधर तो इधर लगेगा। ओके, तो इसमें भी इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन बोल सकते हैं इसको। और हमेशा इन दोनों से कंक्लूजन निकल के क्या आएगा कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा, स्प्रिंग का जो बल होगा वो हमेशा समानुपाती होगा माइनस एक्स के, नेगेटिव एक्स के समानुपाती होगा। नेगेटिव माइनस इसलिए रखा गया है कि एक्स जो होगा, एफ जो होगा वो हमेशा एक्स के विपरीत लगेगा। अगर खींचोगे तो खींचने के विपरीत इधर लगेगा, दबाओगे तो दबाने के विपरीत उधर लगेगा, ये है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसका समानुपाती, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है इसकी जगह जिसको हम के बोलते हैं। ये माइनस तो रहेगा, तो माइनस किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये विपरीत लगता है, एफ एक्स के विपरीत लगता है, इसलिए माइनस आता है ये।
और के यहाँ पे एक नियतांक है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये नियतांक है यहाँ पर जिसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे या स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या स्प्रिंग का नियतांक बोलते हैं। ओके, और ये जो होता है के, ये स्प्रिंग के नेचर पर निर्भर करता है। स्प्रिंग जो है अलग अलग तरह की स्प्रिंग होती है, अलग अलग मटेरियल होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है अलग अलग हुआ। ये तीन दो बातों पर नेचर डिपेंड करता है, स्प्रिंग की वास्तविक लंबाई पर और स्प्रिंग के पदार्थ पर निर्भर करता है। लिख लीजिए, एक को बोलते हैं, एक इसका नाम और भी है, तो ये हटा दो, ये समझ आ गया आपने। माइनस क्यों होता है यहाँ पर? माइनस इसलिए होता है क्योंकि विपरीत लगता है, और एक ये धनात्मक नियतांक है, याद रखना, ये पॉजिटिव नियतांक, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ओके, और ये डिपेंड करता है, ये जो डिपेंड करता है पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ। दूसरा वास्तविक लंबाई, इसकी वास्तविक लंबाई, स्प्रिंग की वास्तविक लंबाई, दो बातों पर निर्भर है। वास्तविक लंबाई पे कैसे निर्भर करता है? ये जो होता है वास्तविक लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो होता है वास्तविक लंबाई के व्युत्क्रम, जितना छोटी स्प्रिंग होगी ना उतना ज्यादा के बड़ा होगा, क्योंकि लेंथ जितनी कम होगी उसका के उतना हाई होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पे अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, अभी इसमें इसके क्वेश्चंस भी अभी मैं कराऊंगा इसके, तो पहले इसका ग्राफ जरा समझ लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, y = mx अगर देखोगे तो y की जगह हो गया f, और x तो आपका x है ही, और k क्या होगा, माइनस m की वैल्यू माइनस k होगी। तो इसका जो स्लोप होगा वो ऋणात्मक है, इसलिए अधिक कोण बनाते हुए ये आएगी, ये मूल बिंदु से पास होने वाली लाइन आएगी, ये मूल बिंदु से पास होगी, और ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, tan थीटा जो बनेगा यानी m, वो माइनस के होगा। यहाँ पे स्प्रिंग बल होगी F स्प्रिंग, और यहाँ पे x होगा, ये x होगा। इस तरीके से ये ग्राफ आता है। ओके, और अब हमेशा ध्यान रखिए, अगर x अगर आप धनात्मक लोगे ना, x अगर पॉजिटिव लोगे तब भी F नेगेटिव आएगा। देखो F नेगेटिव आ गया, F स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर x नेगेटिव लोगे तो धनात्मक आ गया। देखो अगर x को माइनस लोगे ना तो ये माइनस प्लस कर देगा, तो देखो F धनात्मक कर दिया, यहाँ पे F ऋणात्मक है, यहाँ पे F धनात्मक हो जाएगा। यानी x ऋण लोगे तो F धन हो जाएगा, और x धन लोगे तो F ऋण हो जाएगा। अरे बोलो ना यार। यस सर। इस फॉर्मूले से ऐसा हो रहा है। और इसका मात्रक जो बनेगा a का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर बन जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और नीचे x क्या है, डिस्टेंस, न्यूटन प्रति मीटर, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर बनेगा। और ये है, अब यहाँ पर जो मैं एक प्रश्न उठाया था कि ये जो होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उससे क्या हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, इसका हमें यूज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप वो पढ़ोगे SHM वगैरह पढ़ोगे, उसमें टाइम पीरियड वगैरह निकालने में इसकी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है इसकी। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमने स्प्रिंग ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, और उसकी वास्तविक लंबाई L है, और उसका स्प्रिंग नियतांक K है। मान लिया हमने कि कोई हमने स्प्रिंग ले ली जिसका वास्तविक लंबाई L है, स्प्रिंग नियतांक K, इसको हमने कट कर दिया, कट इन टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। अगर इक्वल पार्ट्स में अगर हम कट करेंगे तो इनकी लंबाई, ओरिजिनल लंबाई का क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ओरिजिनल लंबाई का L/2 हो जाएगी, यानी ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश और इसका K डैश एक जैसा होगा क्योंकि आइडेंटिकल है ना ये। लेकिन अब K के टर्म में कैसे निकालेंगे वो दिखा रहे हैं। तो इसका K क्या लिखेंगे, इसका K लिखेंगे C/L। अब कहोगे C/L कैसे लिखा, K इनवर्स प्रोपोर्शनल टू L लिखा था, तो इसका लॉ से क्या बन गया C/L। लेकिन इसका K डैश क्या लिखेंगे, C/L डैश नहीं लिखेंगे, और L डैश कितना हो जाएगा L/2। तो आप लिखोगे C/L डैश की जगह L/2 रखोगे तो कितना होगा 2C/L K डैश। अब बताओ C/L क्या हो गया, C/L आपका K हो गया, ये डबल हो गया। तो आपने क्या बात सीखी इससे, अगर स्प्रिंग को इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो जितने जौन सा भी इक्वल पार्ट हो, जैसे सेकंड इक्वल पार्ट्स में हुआ, इक्वल 2 पार्ट्स में कट किया तो डबल हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा,
4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो 4 टाइम्स, n इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो nk हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस रूल नोट कर लीजिए, इफ स्प्रिंग कट इन n इक्वल पार्ट देन स्प्रिंग कांस्टेंट जो है n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये स्पेशली पॉइंट मेंशन कर दीजिए, स्प्रिंग कट इन n इक्वल पार्ट देन स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम्स n टाइम्स, यहां पे नोट कर लीजिए, इफ स्प्रिंग इज कट n इक्वल पार्ट्स, स्प्रिंग इज कट in n equal parts, तो k each part का कितना हो जाएगा, k each part का nk हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास ये आ गया। लेकिन अगर हम लोग इक्वल पार्ट्स में कट नहीं करते हैं तब कैसे करेंगे, तब हमें रेशियो के फॉर्म में करना पड़ता है। कैसे, राइट डाउन इफ स्प्रिंग इज कट, क्या बेटा वंशज, सर इधर ये क्या लिखना है सर? इफ स्प्रिंग लिखा ना, इफ स्प्रिंग, एसपी थोड़ा सा समझा दो यार, स्प्रिंग एसपी का मतलब स्प्रिंग लिख लो, आप स्प्रिंग लिख लो उसको, स्प्रिंग इज कट इन n इक्वल पार्ट्स, अगर ये n समान हिस्सों में काटी जा रही है तो हर एक हिस्से का जो k हो जाएगा वो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। आप वीडियो में देख लिया करो, अगर कोई चीज अगर नहीं आती तो एक बार फिर देख लिया करो, आपको वीडियो शेयर कर देंगे। अगर देखिए स्प्रिंग कट, इफ स्प्रिंग इज कट इन द रेशियो का मतलब है अनुपात, मतलब n/m अनुपात में कट किया, मतलब स्प्रिंग को हमने कट किया L1:L2 जो ले लिया वो n/m ले लिया। जैसे कोई स्प्रिंग ले ली हमने ओरिजिनल और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ l है, अब हम इसको दो पार्ट में कट किया, जिसकी लेंथ का रेशियो जो है वो n/m है। तो हर एक पार्ट में इसमें एक छोटी स्प्रिंग होगी एक बड़ी होगी, डिपेंड करता है n छोटा है n बड़ा है, या n बड़ा है या n छोटा है, तो जो भी रेशियो होगा उसी हिसाब से लेंथ देखेंगे। अगर हमें ओरिजिनल का स्प्रिंग कांस्टेंट k मालूम है तो ओरिजिनल के लिए क्या लिख देंगे, k बराबर c/l लिख देंगे। तो इंडिविजुअल के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा k1 = c/L1, इसके लिए क्या लिखेंगे k2 = c/L2। अब कुल मिला के हमें L1 L2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल L निकाल लेनी है। अगर वो निकल गई तो हम आसानी से जवाब दे पाएंगे कि क्या होगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, एक कॉमन फ्रैक्शन मान लेते हैं x, तो हम क्या करेंगे n/m रेशियो में कर दिया, तो इसकी जो लेंथ मान लेते हैं L1 वाला nx मान लेते हैं और L2 मान लेते हैं mx मान लेते हैं। तो L1 + L2 जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए L। तो यहाँ से कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं, कॉमन पॉइंट। तो इसमें कितना हो जाएगा nx + mx = L। x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आएगी L/n + m। ये x जो आया, ये x आप चाहे तो इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो L1 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो L2 आ जाएगा। तो L1 L2 आ जाएगा तो हम ओरिजिनल का स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल का। देखिए जैसे हमने x यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे रखेंगे तो L1 कितना हो जाएगा, n x की वैल्यू रख देंगे L/n + m n। तो अब ये लेंथ हमारी ये आ गई और दूसरी लेंथ क्या आ गई m L/n + m। अब आपको पता है कि अगर इसका k निकालना है, k कितना हो जाएगा c/L1, कितना हो जाएगा c, L1 की जगह लेंगे nL/n + m, n + m ऊपर चला जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये c/L को अगर मैं अलग कर लेता हूँ तो ये c/L क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो k टाइम्स n + m/n, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल का स्प्रिंग कांस्टेंट k1, यानी जो हमारी ये जिसका रेशियो n था n, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। इसी तरह से अगर k2 निकालें तो सिमिलरली k टाइम्स n + m/m आएगा। ठीक है, तो ये है तरीका। तो एक जरा क्वेश्चन करके मुझे बताइए, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए जरा दोनों लोग। एक स्प्रिंग है, कंसीडर स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको हमने कट कर लिया, कट इन 4 इक्वल पार्ट्स। पहले हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया इसको, एंड देन टेक वन ऑफ द पार्ट एंड टेक, अभी हिंदी में मैं बता दूंगा,
बट थोड़ा तो हिंदी इंग्लिश समझना भी चाहिए। कट इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड देन टेक वन पार्ट, एक पार्ट हमने ले लिया। नाउ कट दिस पार्ट in the ratio 2:3। हमने क्या किया, पहले ओरिजिनल स्प्रिंग ली, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, और उसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, और कोई एक पार्ट उठा लिया उससे। अब जिसको उठाया उसको फर्दर फिर कट कर दिया, लेकिन अब हमने अनइक्वल पार्ट में कट किया, जिसका रेशियो कितना है 2:3। अंडरस्टैंड? यस सर। तो अब हमें जो छोटी वाली स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताने इन टर्म्स ऑफ के। तो अभी ठीक है, आप बंसल से स्टार्ट कर दीजिए, मैं कुणाल को हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक के दिया हुआ है, उसको 4 बराबर हिस्सों में काट लिया गया। देखिए एक स्प्रिंग को 4 बराबर हिस्सों में काट लिया गया, और उसमें से एक हिस्से का को लेकर फिर से उससे काट दिया गया, लेकिन अब हमने उसको काटा 2:3 रेशियो में काटा है, अनुपात में काटा है। तो इसमें जो सबसे छोटी वाली लंबाई होगा उसका के बताना है, वास्तविक के पता क्वेश्चन ये। तो आप बताइए इसको जल्दी से। सबसे पहले इसको क्या करेंगे इसमें, बंसल आपका आंसर आ रहा है? हाँ सर, बस आ ही गया। देखो कुणाल, ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं यही इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है और सीधे क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठ जाते हैं और ये सब पढ़ने लगते हैं, तो ये सब नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए चीजों को समझते जाइए, क्योंकि यही बेसिक्स है। अगर बेसिक्स आपने सीखा है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कुणाल कुछ पूछना है तो पूछ लो कुणाल। स्मॉलर वाले का बताना है ना? हाँ, ओरिजिनल के कर में बताना है, स्मॉल का। उसका 10 के आ रहा है, स्मॉलर वाले का जो 260 में कट किया है। कितना आ रहा है बताओ ऐसे? के का आंसर 10 फाइनल के। आंसर कितना होगा? के गैस कितना? 10 के। 10 के। यस सर। देखते हैं इन्होंने सही निकाला कि नहीं निकाला। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या किया है कि 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। 4 इक्वल पार्ट में अगर हमने कट किया इसको, तो के फर्स्ट टाइम जब कट किया तो उसका K1 कितना हो जाएगा, के ईच कितना हो जाएगा, के ईच जब 4 इक्वल पार्ट में करा 4 के हो जाएगा। 4K हो जाएगा। अब जरा देखो 4K पार्ट में हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 4K को हमने कट कर दिया। अब हमें नया स्प्रिंग मान लिया जिसका 4K है, और उसको हमने 2 रेशियो ले लिया। हमने एक L1:L2, वो हमने 2:3 ले लिया, यानी n की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो हमें इसका k निकालना है, छोटी वाली का। तो K1 हमने अभी बताया था आपको, c टाइम ये c ओरिजिनल का k कितना होगा 4K, और n प्लस m ऊपर क्या होता है, n प्लस m होता है ना, n प्लस m कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, अपॉन नीचे क्या होगा 2। तो 10 के बिल्कुल सही निकाला। देखो बहुत बढ़िया, शाबाश बंसल। अरे बोलो ना यार। थैंक यू सर। ओके, तो इस तरीके से देखो, कोई इसमें कुणाल वो नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्रोसीजर से चलते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये इस पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स आपने सीख लिया कि क्या होता है और क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो कुणाल कुछ पूछना है अभी आपको? अगर इसी में बड़े वाले का निकालना होता कुणाल, तो बड़े वाले के लिए क्या करते? बड़े वाले के लिए अगर K2 निकालना होता बड़े, तो क्या करते हैं 4K तो ये रहता, और ऊपर n प्लस m रहता। तो n प्लस m कितना हो गया 5, और अपन m करते हैं यहाँ पर, वहां पे n किया था अपन m करते, तो m क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 20K/3 आ जाता है। क्यों वैसे सही में बोला मैंने? अगर बड़े वाले का निकालना होता तो 20K/3 आता। यस सर, वो भी निकाल ही दिया था। हाँ हाँ, तो ये समझ आ गया होगा।
कुणाल अब बोल नहीं रहे कुछ? कुणाल सर ये पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। क्या, थोड़ी जोर से बोलना क्या? सर मैं बोला जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। ब्रेन इस्तेमाल नहीं करोगे तो कैसे होगा यार। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो के होता है, आपने सीधा सीधा ये सीख लो ना फॉर्मूला। आपको तो मैं सीधे फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, फॉर्मूला याद कर लो, वो उससे काम चल जाएगा आपका। n प्लस एम के अपॉन के वन बराबर अपॉन n, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, क्योंकि आप ब्रेन इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हो, क्या करूँ इसको। इसको फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हो ना यार आप। यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला याद कर लो कि अगर हमने इतना तो पता होगा कि जो ओरिजिनल स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, लेंथ एल था, इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में काटा। जो 4 बराबर हिस्सों में काटा तो हर एक का के कितना हो जाएगा? 4 के नहीं हो जाएगा? यस सर। अब कोई एक उठा लिया हमने, अब एक उठा लिया तो अब हमारा एक का 4 के है। अब इसको हमने 2 बराबर भागों में फिर से कट कर दिया, जिसका रेशियो क्या है? 2:3 है। तो n बराबर 2 हो गया और m बराबर 3 हो गया। तो भैया ये फॉर्मूले पता है, लिखो ना और निकाल लो यार। k की जगह 4 के ले लेंगे लेकिन इसमें, यस सर। तो निकाल लो तो आ जाएगा, इससे k1 आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो k है वो ओरिजिनल का k था। अब यहाँ पे जो k की जगह लेना पड़ेगा हमें 4k लेना पड़ेगा, तो इतना ध्यान रखो तो अब आ जाएगा। तो आप फॉर्मूले पे ध्यान रखा करो। आप जब का डेरिवेशन आपके लिए बताना, हो सकता है आपको कोई परेशान कर देता हूँ, यस ठीक है? सर। बता दूं तो आप फिलहाल तो इससे काम चलाइए और इसी को ही याद कीजिए। नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्यूडो फोर्स की, बात करते हैं। स्यूडो फोर्स क्या होता है जरा देख लीजिए इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? छदम बल। क्या बोलते हैं? छदम बल। छदम बल। यस सर। छदम बल मतलब झूठा बल। जो बल झूठा है, आप कहोगे झूठा होता है क्या? ये झूठा मतलब ये वास्तविक नहीं होता है, ये रियल में नहीं होता है, ये फील होता है फोर्स, है ना? आप कहोगे फील कैसे होता है, मैं बताता हूँ। इसको छदम बल बोलते हैं, छदम बल, छदम बल है ये। और ये नॉन रियल है, ये रियल नहीं है, ठीक। और इसको ये कैसे फील होता है जरा देखिए। जैसे मान लो आपने ये कोई व्हीकल है और इस व्हीकल में आप खड़े हो, और अगर ये व्हीकल रेस्ट में है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेस्ट में या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें छदम बल क्या होगा? F स्यूडो फोर्स जो होगा वो 0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 है ना। अगर कोई भी सिस्टम का अगर इसका v कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन 0 है तो इसमें कोई भी छदम बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर ये ट्रॉली जो है, इस ट्रॉली को अगर हम एक्सेलरेशन दे दें, इधर की तरफ एक्सेलरेशन दे दें, A फॉर एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, अरे बोलो ना यार। यस सर। और इसमें अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको कैसा लगेगा? जैसे आपको पीछे की तरफ कोई ढकेल रहा है। आपने देखा ना कोई भी बस जब वो स्पीड बढ़ाता तो लगता नहीं जैसे आपको कोई पीछे धक्का दे रहा है? यस सर। तो वो कोई आदमी थोड़ी दे रहा होता धक्का। यस सर। कौन धक्का दे रहा होता है? वो उत्तरण। छदम बल। कौन? छदम बल। हाँ, और उस छदम बल की जो वैल्यू होती है वो मास, इस व्यक्ति का मास m, और किसका त्वरण? जिस कार में या जिस फ्रेम में वो वस्तु रखी है उस फ्रेम का त्वरण मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो छदम बल का जो मान होता है वो क्या होता है? छदम बल को P मान लिया वालों। छदम बल का मान होता है m इंटू ए, मास किसका? वस्तु का, और जिस निकाय में वो वस्तु रखी है उस निकाय का त्वरण। लेकिन विपरीत लगता है, कहाँ लगता है? विपरीत। जैसे इसका त्वरण कहाँ है? इधर, इसके विपरीत लगेगा छदम बल। यस सर। ओके, ये हमेशा याद रखिए। तो छदम बल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिख लीजिए जरा,
और ये जो फ्रेम है, निकाय है, इसमें एक्सीलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, यानी या तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या वेलोसिटी घटना चाहिए। ऐसे निकाय में जिसका वेग लगातार बढ़े या लगातार घटे, उस निकाय को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिसका एक्सेलेरेशन नियत एक्सेलेरेशन 0 ना हो, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। हिंदी में तो मैं इसकी हिंदी नहीं पता, बट आप लिखवा दीजिए, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? जिसका एक्सेलरेशन 0 हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी 0 हो, इसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम उसके बोलेंगे जिसका वेलोसिटी लगातार बढ़े या वेलोसिटी घटे, या वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा ना यार। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ओके, अब हिंदी में इनर्शियल फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम को क्या बोलते हैं, इतना खैर वो उतना वो नहीं, बट क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ लीजिए। तो छदम बल आप समझ गए। छदम बल का मान क्या होता है? कभी भी छदम बल अगर लिखना है, छदम बल, अगर छदम बल स्यूडो फोर्स लिखना है, उसका मान होता है उसका वस्तु का द्रव्यमान गुणा त्वरण, लेकिन विपरीत लगेगा। और अभी मैं और भी एफईडी बना के दिखाता हूं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, तो बच्चे आपको क्लियर हो गया? यस सर। अभी एक एफईडी मैं यहाँ पे कंप्लीट करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई लिफ्ट है, और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसका मास m है, इस व्यक्ति का मास m है। इसमें छदम बल कहाँ लगेगा? इस व्यक्ति में छदम, इसमें कौन कौन से बल लगेंगे? इस व्यक्ति में जो बल लगेंगे, एक तो लगेगा नॉन अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया। यस सर। इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया स्थल की, और वेट लगेगा mg। स्यूडो फोर्स ऊपर आएगा नीचे आएगा? कुणाल आप बताना, इसमें छदम बल ऊपर जाएगा या नीचे लगेगा? सर नीचे। हाँ वेरी गुड, दिमाग लगा रहे हो तुम। m इंटू ए, मास किसका लेंगे? इसका, और ए किसका लेंगे? इस निकाय का। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जैसे अब हमने ये स्यूडो फोर्स लगा दिया ना, जनरली क्या होता है, जो न्यूटन के जो गति के नियम होते हैं ना, वो कभी भी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते। जैसे F बराबर ma वाला जो लॉ है ना, वो कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते। अगर लगाने हैं तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस चीज को नोट कर लीजिए, मैंशन कर लीजिए कि न्यूटन की गति के नियम कभी भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में सीधे नहीं लगा सकते। यदि लगाना है तो हमें उस पे एक छदम बल हमें मानना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स मानना पड़ेगा, तब लगा सकते। अब जैसे छदम बल मान लिया, इसका मतलब छदम बल तब लगेगा जब आप इसी फ्रेम में बैठ गए। जब इसी फ्रेम में आप बैठ गए तभी तो आपको स्यूडो फोर्स दिखा। तो जब इसी फ्रेम में आप यहाँ पे मतलब बैठ के देख रहे हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? n बराबर दिखेगा, इन दोनों का सम दिखेगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में दिखेगी ना आपको। आप भी तो इसी फ्रेम में हो, अरे बोलो ना। अब आप जब इस फ्रेम में हो तो आपको ये स्थिर दिखेगी, तो स्थिर दिखने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। n बराबर क्या होगा? ma प्लस mg। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया का मान mg ना होगे, ma प्लस mg होगा। ओके, ये चीज। और अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से करना होता, अगर हमें इसको ग्राउंड फ्रेम से करना होता तो कैसे करते जरा देखो। अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से करना होता तो कैसे करते? ए एक्सिस से इधर मानते, जी इधर मानते और n इधर मानते। अगर इसको ग्राउंड फ्रेम से करना होता तो क्या करता? n माइनस mg बराबर ma लिखता। ये ग्राउंड फ्रेम से लिखा है, इसके लिए n माइनस mg बराबर ma, ये ग्राउंड फ्रेम से लिखा। n बराबर यहां से क्या है? mg प्लस ma। लेकिन यहाँ पे स्यूडो फोर्स नहीं लगाया ना, जब ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं तब स्यूडो फोर्स नहीं लगाया ना इसमें। अरे बोलो ना यार। यस सर।
लेकिन अगर हम लोग इसी फ्रेम में बैठ के करना तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स लगाने के बाद फिर वो रेस्ट में कर दिखा के उसमें हम लोग एन निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो और भी जरा देख लीजिए, हटा दो इसको कुणाल। सर ये एक बार एम ए प्लस एम जी कैसे आए ये बता देते सर। क्या सर ये एम ए प्लस एम जी एक बार और रिपीट कर देते कैसे आए। ये एक बार और रिपीट कर दो। एक्चुअली क्या होता है जब ये अभी हमें ये लॉ बताना है आपको, ऊपर की तरफ जैसे एक्सलेशन ए ऊपर हो रहा है तो एन ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है। तो यस सर। दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए होता है ना। नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में कितना होगा, एन माइनस एम जी। एन ऊपर एम जी नीचे, तो एन माइनस एम जी हो रहा है एम ए। ये जमीन के सापेक्ष किया है आपने। अगर हम लोग इसी फ्रेम में देखेंगे तो सीधे फोर्स की बात करनी पड़ेगी हमें, तब हम एन बराबर एम ए प्लस एम जी करेंगे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से और आ जाएगा। अभी फिलहाल अभी देख लीजिए, अभी ऐसे और भी चीजें होंगी इसमें, ठीक है कुणाल। यस सर। अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट और देखिए, अभी जस्ट स्यूडो फोर्स को देखना सीखिए, ये कैसे आ रहा है, एन बराबर एम ए क्यों ऐड हो रहा है वो अब इसमें मत जाइए। जैसे मान लो हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया और इसका एंगल ले लिया थीटा, और इसमें एक ब्लॉक ले लिया एम मास का, और इस इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेशन हमने इधर ले दिया ए एक्सेलरेशन ले दिया, ये एक्सेलरेशन का मान है ए। इसमें स्यूडो फोर्स का वैल्यू कहाँ लगेगी, अब मैं कुछ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कुणाल आप बताना। मैं स्यूडो फोर्स की कुछ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इधर 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 इधर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इनमें से कौन सी करेक्ट डायरेक्शन होगी स्यूडो फोर्स की? 1 2 3 4 में से कौन सी करेक्ट डायरेक्शन होगी? सर इसमें त्वरण किस तरफ लग रहा है?